नमस्ते। एजुकेशन वर्ड्स में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना काल की वजह से आप सबका सिलेबस कम कर दिया गया है। कक्षा 11 में जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है उसकी वीडियो मैंने पहले डाल दी है। जो करंट सिलेबस जो है उसकी वीडियो मैंने डाल दी है। आप उसको अगर नहीं देख पाए हैं तो उसको आई बटन दबा के आप वहाँ देख लीजिए। आपको न्यू सिलेबस जो 2021 का है वो वहाँ पर आपको मिलेगा। उसके आधार पर जो आपके चैप्टर कट गए उनको हम नए पढ़ा करके जो रखे गए हैं, जिनकी आपकी परीक्षा होनी है, उनको हम अपने इस चैनल पर पढ़ेंगे। खास तौर से उसका डीपली हम अध्ययन करेंगे। हालांकि हमारे जो चैप्टर हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, हम उनको एक बार में न पढ़ करके उसके 3 या 4 भाग बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से वो चैप्टर समझ में आ जाए। क्योंकि तुम्हारे लिए ये राजनीति विज्ञान का जो विषय है एकदम नया होता है। अब तक जो तुमने विषय पढ़ा था सामाजिक विज्ञान में, वो सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था सभी को मिक्स करके। लेकिन अब जो राजनीति विज्ञान तुमने 11वीं क्लास में एक अलग विषय के रूप में चुना है, इसको आपको तरीके से पढ़ना है। तो हमें आज शुरू करते हैं। हमारा जो पहला अध्याय है संविधान, क्यों और कैसे। संविधान जानते हैं ना, संविधान क्या होता है। संविधान यानी कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए, यानी किसी देश के शासन को चलाने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ कानून होते हैं, और उन कानूनों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उनको हम क्या कहेंगे, एक संविधान। हालांकि संविधान पहले से ही बने हुए हैं। जब हमारे यहाँ भी राजा महाराजाओं के शासन थे तब भी कानूनों से, नियमों से शासन चलता था। लेकिन ये बात दूसरी है कि उस समय वो नियम, कानून लिखित रूप में नहीं थे। जैसे हमने सब देखा कि संविधान जो होता है कई देशों में लिखित भी है और अलिखित भी है। जैसे ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। वहाँ की परंपराएं जो होती हैं उन्हीं के आधार पर वहाँ का शासन चलता है। हमारे इस अध्याय में हम देखेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका हमें उत्तर देना है, और हम इस पाठ को पढ़ते पढ़ते समय इन सब प्रश्नों के उत्तर हम प्राप्त कर लेंगे, मिल जाएंगे हमें इनके सब के आंसर। जैसे संविधान किसे कहते हैं, तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया संविधान किसे कहेंगे हम। यानी कि जो विधान किसी देश के शासन को चलाने के लिए लिखित होती है उसे हम क्या कहेंगे, संविधान। एक तरह से ये हमारा क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें हमारे शासन को चलाने के लिए नियम लिखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं संविधान समाज को क्या देता है। यानी कि समाज को व्यवस्थित तरीके से रखता है, क्योंकि जहाँ नियम होंगे, कानून होंगे, वहाँ समाज क्या होगा, व्यवस्थित ही तो होगा ना। तो हमें संविधान क्या देता है ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। आपके आगे चल देखते हैं हम संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। यानी कि जो हमारी शक्तियां हैं अगर उनका केंद्रीकरण कर दिया जाए, एक जगह अगर शक्तियों का रख दिया जाए तो क्या लोकतंत्र स्थापित होगा, नहीं होगा। उसमें क्या हो जाएगी, तानाशाही हो जाएगी। इसलिए हमारा संविधान क्या कर रहा है, शक्तियों का विभाजन कर रहा है। जब शक्तियां बटी हुई होंगी तो कोई भी तानाशाह नहीं बन पाएगा। तो ये भी हमें इसमें पढ़ना है। भारत का संविधान कैसे बनाया गया, हमें पता है ना, हम 1947 में आजाद हुए। इससे पहले हम किसके गुलाम थे, अंग्रेजों के। हम उनके उपनिवेशीकरण में जी रहे थे। हमने शासन तो किया, हमारे यहाँ शासन तो हुआ, लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी, सत्ता नहीं थी, शक्ति नहीं थी, पावर नहीं थी, संप्रभुता नहीं थी। इसे हमने कैसे प्राप्त किया, 1947 में जब हम आज़ाद हो गए तो हमने हमारे देश के शासन को चलाने के लिए जो संविधान बनाया उसको कैसे बनाया, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले देखना है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। हमारा पहला ही पॉइंट आ गया कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। बताइए क्या आवश्यकता है जी। संविधान क्या है, इसके कार्य क्या है, समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का संबंध क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर जितना कठिन है आप सोचते हैं ना, उतना कठिन नहीं है। हमें सबसे पहले मैंने बताया संविधान क्या है,
एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत किस लिए? क्योंकि हमारे जीवन को चलाने के लिए जो लिखित रूप में नियम कानून बने हुए हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? जीवंत दस्तावेज। इसके क्या कार्य है? समाज को, सरकार को व्यवस्थित तरीके से चलाना। समाज में उसकी भूमिका क्या है? यानी कि सरकार के शक्तियों का विभाजन। जीवन से संविधान का क्या संबंध है? जब संविधान होगा तो हमारे जीवन में कई जो कठिनाइयां आती हैं उनका समाधान हो जाएगा, हम उनके पदचरणों पर चलेंगे। अब देखते हैं हम, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। तालमेल किसमें? सरकार में और जनता में। क्योंकि किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए सबसे पहले क्या? सरकार चाहिए ना। और सरकार कब चलेगी? नियम कानूनों से। और जब वो लिपिबद्ध होंगे, उनके आधार पर जब सरकार चलेगी तो कहीं कोई विवाद नहीं होगा। और जब वो नियम कानून कहाँ लिखे होंगे? संविधान में। तो किसमें तालमेल बढ़ाया उसने? जनता में और सरकार में। और हमें भरोसा दिलाता है कि आपके साथ, यानी कि जनता के साथ, किसी भी तरह का अन्याय नहीं होगा। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की विशेषता है, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न है, यानी कि अलग अलग तरह से उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ऐसे भी जिनके धर्म नहीं मानते और वे आधारों पर भिन्न भिन्न है। अलग अलग व्यवसाय हैं, भिन्नताएं हैं, शौक भी अलग अलग है। सिनेमा पढ़ने का, किताब पढ़ने का पसंद भी अलग है। उनमें कुछ धनी भी हैं तो कुछ गरीब भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, ये है ना विवाद का विषय। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है? माता पिता को इसका निर्णय लेना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव कर देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इसमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना, यानी भिन्नताओं के बावजूद हमारा जो संविधान है हमें एक साथ रहने पर मजबूर करता है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य कैसा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। और समाज में जिसको रहना है वो सबसे तालमेल बना के रखेगा ना, सहयोग बना के रखेगा ना। अगर मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं बनेगा तो कैसा हो जाएगा? जंगली। और जंगल में हमें पता है कि जो जीता वो ही सिकंदर, यानी कि जो बलशाली होता है, ताकतवर होता है, वो ही रहता है, बाकी नहीं रह पाते। इस समूह को शांतिपूर्वक एवं साथ रहने के लिए क्या चाहिए? लेकिन इस बात के समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए? कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। यानी कि अगर हमारे पास बुनियादी नियम कानून नहीं होंगे तो क्या समुदाय जो भिन्नता लिए हुए है जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से असुरक्षित रहेंगे और आपस में झगड़ा करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखना है, हमें मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें, किस चीज का अधिकार है। सार्वजनिक रूप से घोषित कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जो समूह के सभी सदस्यों को पता हो, ताकि आपस में न्यूनतम समन्वय बना रहे। समन्वय मतलब आपस में तालमेल। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू करने चाहिए। यानी यदि नागरिकों को ये विश्वास न हो कि लोग उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि नियमों का न्यायालय में लागू किया जाएगा, देखना ध्यान से, न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी उस नियम का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें क्या दिया जाएगा? दंड। मान लो किसी ने कोई नियम नहीं माना तो उसके विरुद्ध क्या हो जाएगा? उसके विरुद्ध एक कानून बन जाएगा कि इसने का उल्लंघन किया है, इसलिए इसे ये सजा का भागीदारी है। तो सबसे पहले हमने देखा जो हमारा संविधान है उसका पहला काम क्या हुआ कि उसका पहला काम हुआ बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि भाई जरूरी नहीं कि अधिकतम समन्वय हो, एक दूसरे से बिल्कुल पूरे के पूरे समाज के लोग एक दूसरे के घर आए जाएं, सबके साथ एक साथ बैठ के खाना खाएं, ऐसा नहीं।
उनमें न्यूनतम समन्वय यानी कि आपस में लड़ाई तो ना हो और एक दूसरे पे विश्वास भी बना रहे। तो पहला काम क्या हुआ हमारे संविधान का? बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब हम ये देखेंगे, अपने खुद करेंगे, ये सारे हम अपनी नोटबुक में उतारेंगे। आगे देखते हैं हम निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। हमारा जो संविधान है उसमें निर्णय निर्माण, निर्णय लेना और उसका निर्माण करना और शक्ति की विशिष्टताएं, ये हमें देखना है। कुछ संविधान ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। ठीक है, लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो ये धरातल के नियम, और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको कई नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग कई नियम बना देते हैं। कहने का मतलब आप कोई नियम बनाओगे और दूसरा व्यक्ति दूसरे नियम बनाएगा। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम शासन कर सकते हैं? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम ही क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? अतः ये निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों में शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। तो सबसे बड़ी बात आ गई हमारे सामने कि जो निर्णय होते हैं उनका निर्माण कौन करेगा, यानी कि कानून कौन बनाएगा। ये हमारे संविधान भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, यानी कि जो समाज में शक्तियां हैं उनका वितरण किस प्रकार किया जाए, कानून कौन बनाए। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। कैसे? राजतंत्र में कानून निर्माण कौन करता था? राजा। जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर कौन लेती है? जनता। जैसे हमने हमारे भारतीय संविधान में पढ़ा है ना, क्या हम भारत के लोग, यानी कि संविधान बनाया किसने? भारत के लोगों ने। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। यदि ये मान लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा, यानी कि इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलेगा कि जनता निर्णय लेती कैसे है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? नहीं। प्राचीन यूनान पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कितने प्रतिनिधि हो, यानी कि सरकार में सभी हिस्सा नहीं ले सकते तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? अपने प्रतिनिधि चुनना पड़ेगा ना। और वो प्रतिनिधि जब शासन चलाएगा तो प्रतिनिधि कितने होने चाहिए, ये सब निर्णय भी कौन लेता है? संविधान ही लेता है। उदाहरण के लिए देखो, आप भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किस प्रकार से? विशेष प्रकार से। संसद, भारत में जो संसदात्मक शासन प्रणाली है उसमें 2 सदन है, पता है ना? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। किसी समाज में कानून कैसे है, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। तो हमारा संविधान जो बना है उसमें भी तो किसने बनाया होगा ना। तो हमें ये देखना है कि हमारा संविधान बना कैसे। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार जो संविधान ने दिया है तो पहले उसे ये किसने दिया? तो ये अधिकार उसको किसने दिया? संविधान में। और वह सत्ता किसके पास है? संविधान के पास। तो सरकार बनाती है सर्वप्रथम। अब संविधान का हमारे पास दूसरा काम आ गया। क्या आया? क्या दूसरा काम? संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान का यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। निर्णय समझ में आ गया ना? निर्णय यानी कि संसद हमारी कानून बनाती है और कानून बनाने के लिए उसको ये पावर किसने दी? हमारे संविधान ने दी। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार किसने बना दी? संसद ने। अपने नियमों के तहत सरकार को निर्माण हो गया, लेकिन शक्तियां अगर सरकार को खुली दे दी जाएंगी तो वो तानाशाह बन जाएगा ना। इसलिए उस तानाशाही पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार की कुछ सीमाएं निश्चित कर दी गई। अगर इससे दायरे से बाहर जाते हैं तो वो क्या होगा? संविधान का उल्लंघन होगा। इसलिए संविधान ने सरकार पर कुछ शक्तियां
सीमाएं लगा दी हैं। मान लीजिए कि आपके तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सरकार ने कानून बनाए तब आपको लगा कि ये कानून पूर्णतः अनुचित है। उदाहरण के लिए उसने अपने आप को धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंगों वाले वस्त्र ही नहीं पहने जा सकते। आप कुछ गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का भी नहीं होगा अधिकार। सरकार किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दे सकती है। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून कैसे लगेंगे बताओ? अनुचित, अन्यायपूर्ण लगेंगे ना, क्योंकि ये पूरे समाज पे लागू नहीं होते ना। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जिसको एक अधिकार दिया था। किसने दिया अधिकार? संविधान ने। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी, तो इस पर कौन अंकुश लगाएगा? ऑब्वियसली कौन लगाएगा बताइए? संविधान लगाएगा। अतः तीसरा काम क्या हो गया हमारे संविधान का कि ये सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी किसी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, यानी कि सरकार ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती जिससे जनता असंतुष्ट हो। ठीक है। अब संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करती है। शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? नागरिकों के रूप में मौलिक अधिकार, जो हमें हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार दिए ना हमें। कितने? संविधान में हमारा जो मूल संविधान है उसमें हमें 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हमारे पास? 6। एक अधिकार हमारा हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। सरकार भी उसका उल्लंघन न करे। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं संविधानों में भिन्न भिन्न रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ ही विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। कौन कौन से? सुरक्षा प्राप्त, नागरिकों को मनमाने ढंग से के बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा। कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है ये। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज सुनने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात समझते हैं क्या होता है? राष्ट्रीय आपात जब हमारे राष्ट्र पर, देश पर कोई विपत्ति आ जाती है, चाहे वो आर्थिक आए, चाहे वो युद्धकालीन आए, यानी कि हमारे देश में ही उपद्रव हो जाए, वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आपात। यानी ऐसी स्थिति हो जाए कि सरकार चलाना संभव न हो, सारी जनता परेशान हो जाए और हमारे देश पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण कर दे, तो उस आपात में इन अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? इनको रोक लिया जाता है, जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया भी जा सकता है। अब देखते हैं समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। संविधान से समाज क्या आकांक्षाएं रखता है और उसके क्या लक्ष्य होते हैं? अधिकतर पुराने जो संविधान है उनके द्वारा केवल निर्णय निर्माण की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था। लेकिन अब कौन सी सदी है? 21वीं सदी है ना। अनेक संविधान, जिनमें भारत का संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्यों को भी अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानता की खाइयां थी, वहां लोग केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे ये असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। हम देखते हैं ना, हमारे इतिहास में जब हम पढ़ते हैं कि जाति के आधार पर लोगों में कितना भेदभाव था, ऊंची जाति के लोग निम्न जाति को जो कष्ट देते थे, तो हमने हमारे इतिहास में पढ़ा है। तो अब क्या है कि सरकार, यानी कि भारत के संविधान ने रखा है कि समाज में सभी क्या हो? समान हो। जाति के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अब दक्षिण अफ्रीका में देखें हम, वहाँ नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। वहाँ गोरे और कालों के लिए, इसके निगरों के लिए, इनके लिए लड़ाई होती है। उसके नए संविधान ने सरकार को योग्य बनाया कि नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। कहाँ के संविधान ने? दक्षिण अफ्रीका के। वास्तव में संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का निपटारा है।
उदाहरण के लिए भारत में सुविधा निर्माताओं की इच्छा थी, क्या थी? समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। यानी कि भारतीय संविधान सरकार का वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमारी आकांक्षाएं हमारे सामने आती हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान का चौथा कार्य क्या हो गया, जल्दी बताइए। संविधान का चौथा काम हुआ कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को यानी कि इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। अब हम देखते हैं संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या है। सबसे पहले देखो, इसमें दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और समूह को बचाने का प्रयास करता है, अन्याय मिटाता है और धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और सुविधाएं प्रदान करता है। इंडोनेशिया का देखो, उसकी सरकार की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए, यानी शिक्षा की व्यवस्था करे और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल भी करेगी। अब राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होना चाहिए, यानी कि हमारे देश की भी पहचान होती है ना, सभी राष्ट्रों की पहचान होती है। हमारा एक झंडा है, हमारा एक संविधान है, हमारा एक राष्ट्रगीत है, हमारा एक राष्ट्रगान है। इसलिए इसको अब इस पॉइंट को हम जो राष्ट्र की बुनियादी पहचान है इसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आपको आज तक का इतना ही है। हमें इसमें जो हमारी एक्टिविटीज दी गई है वो तुम्हें अपनी कॉपी में करनी है। धन्यवाद।